हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट बता दिया है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है, मोशन का करा दिया है, वर्क, पावर एंड एनर्जी का करा दिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आप देखिए, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के अनेक क्वेश्चनों में अनेक ये जो क्वेश्चन है ये अनेक क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। और हमने एक बात नोटिस करी है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं। यदि आप देखते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप देखिए ही नहीं। क्योंकि यदि आप टाइम दे रहे हैं तो पूरा दीजिए, नहीं तो आप 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देकर आप खुद का टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप कहीं और ये अपना टाइम लगा लीजिए। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप वीडियो देखें तो पूरा देखें, ना तो देखें ही ना, सबसे अच्छा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक है? देखिए, अब हमारे पास त्वरण का मात्रक क्या होता है? हमारे पास जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m इंटू ए होता है, यानी कि kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि kg मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन बोलते हैं। अब एक चीज़ आपको बता दें हम कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्षमता का मात्रक क्या होता है? एक मिनट। क्षमता जो होता है ना, ये कार्य करने की, यानी कि पर सेकेंड कार्य करने की जो सामर्थ्य होती है वो क्षमता कहती है। यानी कि जो P होता है वो W/T होता है। ठीक है, यानी कि W का मात्रक यहाँ पे हो जाता है जूल पर सेकेंड। हाँ, तो इसका जो होता है ये जूल पर सेकेंड होता है। तो जूल को यदि हम तोड़ेंगे, तो जूल जो कार्य होता है, हमारा कार्य W इक्वल टू F इंटू डी होता है। यानी कि यदि हम इसे तोड़ेंगे, यानी कि कार्य जूल को तोड़ेंगे, तो जूल हमारा किस में टूट जाएगा? जूल हमारा हो जाएगा kg, एक मिनट, जूल हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर। और बाई भी अभी जूल पर सेकंड था, यानी कि क्यूब हो जाएगा। फिर इसे जब तोड़ेंगे हम पूरा, इसे पूरी तरह से तोड़ेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा इसका न्यूटन मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। ये तो दिया नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर होगा क्या? देखिए, अब इसका ये क्वेश्चन घुमा के कैसे दिया है, न्यूटन पर kg। अब त्वरण है, अब त्वरण का हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब हम इस मात्रक को तोड़ेंगे, जो हमारे पास न्यूटन पर kg दिया है इसे हम तोड़ेंगे। तो न्यूटन को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास से? न्यूटन को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर इंटू kg तो नीचे दे रखा है ना, तो kg से kg कट जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा त्वरण का मात्रक है। यानी कि ये बात अभी हमें नोटिस करने वाली है कि त्वरण का मात्रक न्यूटन पर kg भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल है, कभी कभी पृथ्वी तल के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। इसका सही होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित? तो आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, जो अमेरिका गए थे। अभी 2018 में शायद उनकी डेथ हो गई है। बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दिया है, और ये जो किस पे आधारित था, ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाएं की आकृति होती है। हमें पता है कि केपलर की हमारे पास 3 नियम है। प्रथम नियम ये है कि कोई भी ग्रह अपनी परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में करता है, फर्स्ट नियम। सेकंड नियम उसका ये है कि किसी भी ग्रह की कक्षीय वेग नियत होती है, और तीसरा ये है कि उसका जो टी स्क्वायर होता है, यानी कि उसका आवर्तकाल का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके त्रिज्या के क्यूब के, यानी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्वदेव चंद्रमा पर एक ही पार्श्व का मतलब है एक ही दृश्य दिखाई देने का कारण क्या है? चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होना, चंद्रमा का स्थिर होना, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना। जिस तरह पृथ्वी अपने तल पर घूर्णन करती है, चंद्रमा उस तरह नहीं करती। देखिए ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी गलत, चंद्रमा स्थिर है, ये भी गलत। अब हमारे पास 2 बचे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के। देखिए इसमें चंद्रमा और पृथ्वी की बात हो रही है, इसमें सूर्य की घुसड़ने की कोई जरूरत है नहीं, यानी कि ये वाला तो ऐसे गलत है। अब ये वाला ऑप्शन ऐसे सही हो गया, पढ़ भी लेते हैं। चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, यानी कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर 24 घंटे में घूम जाता है, और चंद्रमा भी पृथ्वी के 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। यही कारण है कि उसका सिर्फ एक ही पार्ट हमें एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगेगा? देखिए इसका रियलिटी क्या है, सही क्या है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी 2018 का जो क्वेश्चन हुआ था उसका क्वेश्चन है। उसने 4.2 वर्ष आंसर लगाया है, पर इसके बारे में मुझे कोई भी लॉजिक पता नहीं है फिर कैसे लगाया है, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं फुल डिटेल नहीं बता सकता इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे मेजरमेंट यानी कि मापन मात्रक के क्वेश्चन है, तो सर चलो रख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है उसी में। एक इंग्लिस्टान इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर आप लोग को पता होगा 1000 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील इक्वल टू 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यानी कि खगोलीय दूरी का मात्रक किसने पूछा? खगोलीय दूरी का मात्रक हमारा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये दिया है इसका, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। दूसरा दिया सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। देखिए इसका अधिक और कम वाला तो ऑप्शन वैसे भी कट गया, वर्ष भर एक समान रहता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें हम कि भार जो होता है ना, जो वेट होता है ना, ये उसके द्रव्यमान तथा उस पर लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, यानी कि mg के बराबर होता है। और जो उसका मास होता है ना, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसका खुद का उसकी उस बॉडी के अंदर स्थिर संहति उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर उसका भार, और देखिए अब हम लोग कई जगह जाते हैं तो बोलते हैं इतना किलो भार दे दो, वो भार न्यूटन में होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का मात्रक हमारे पास किलो होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है
कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? हमें ये पता है कि जो चंद्रमा पर ग्रेविटी होता है ना, वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 होता है, यानी कि उसका भार भी 1/6 होगा, यानी कि 1000 न्यूटन या 100 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ये देखिए बीएन लिखा है ना, ये गलत लिखा है। बीन का विस्थापन नियम है, ये तरंगदैर्घ्य वाली में चैप्टर में आएगा तो मैं बता दूंगा बीन का विस्थापन नियम क्या है। एम्पियर के तैरने के देखिए विद्युत धारा से संबंधित नियम है। डॉपलर प्रभाव और रमन प्रभाव। रमन प्रभाव आप लोग को पता होगा। अच्छा आप चीज़ एक बताओ, विज्ञान दिवस साइंस डे कब मनाया जाता है और किसके याद में मनाया जाता है? हम आपको हिंट दे देते हैं कि साइंस डे उनके ही बर्थडे पे मनाया जाता है जिन्होंने रमन इफेक्ट खोजा था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्यों है आप लोग भी देख लीजिएगा, अभी बता देते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पे तो शून्य होगा। ठीक है, स्वतंत्र गिरने के दौरान जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका भार शून्य होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। एक आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में भी जो हुआ है उसी का क्वेश्चन है। उसने आंसर तो दे रखा है अंतरिक्ष ग्रह में, वहाँ भी शून्य होता है। ठीक है, और उसमें पूछा कि शून्य नहीं होगा। एक घर्षणहीन सतह, हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, किसी घर्षणहीन सतह पर किसी भी पिंड का भार शून्य नहीं होता है। वहाँ पे घर्षण बल शून्य हो सकता है पर उसका भार शून्य नहीं होगा। हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, लेकिन जो एग्जामिनर ने दिया है आंसर वो बी दिया। हो सकता है कि शायद बाद में इस क्वेश्चन को मतलब बेनिफिट टू ऑल कर दिया गया हो, लेकिन ये मुझे नहीं पता है। लेकिन फिलहाल में जो उसका आंसर दे रखा था वो बी दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? आप लोगों को सबको तो न्यूटन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें जो दे रखा है ना एडिसन फ्राइडे, ये भी हम बताएंगे, लेकिन अगले चैप्टर में फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाले में फ्राइडे का नियम आता है। एडिसन आपको पता होगा, बल्ब वाला जो चक्कर है। अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, जी की एसआई मात्रक त्वरण की एसआई मात्रक के बराबर होती है, जो कि होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर एसआई मात्रक है। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। इसमें क्वेश्चन में क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक पर लगाना चाहिए, पर केजी स्क्वायर, या इस पर -2 यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी के पावर -2 ऐसे होना चाहिए। इसका सही ये है, लेकिन उसमें गलत दे रखा है। फिर भी हम देख लेते हैं। इसका सही मतलब एसआई मात्रक किसका है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये मात्रक होता है। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है देख लीजिए। यदि कोई दो पिंड, एक पृथ्वी एक चंद्रमा है, तो उनके दोनों के बीच लगने वाले फोर्स एफ का जो मान होता है, एफ इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन RE स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ पे G जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान होता है, जिसका कहीं भी जाएंगे आप इसका मान समान होता है, पृथ्वी पर समान होता है। जो इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर होता है। तीन ही इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेवी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेवी आप लोग पता हो कितना बढ़िया मतलब जॉब है नेवी का, उसका क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है शुक्र ग्रह का अन्य ग्रहों की अपेक्षा चमकीला दिखने का कारण क्या है? इसकी सतह पर परमाणु संलयन होता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका घनत्व तो अधिक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक भारी है। अब हमें, यदि आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे कि जो सौरमंडल की संरचना है, हमारा यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे ऐसे मतलब पृथ्वी है, शुक्र है, चंद्र है, शुक्र है, बृहस्पति है,
यम है, मतलब 9 ग्रह हैं, हमें सही से याद नहीं है उसका क्रम कैसे है। ठीक ऐसे तो इसमें जो शुक्र है ना, ये जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक पड़ता है, यानी कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये सूर्य के निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी कृत्रिम उपग्रह के लिए औसत्य गठन बताना है। ये भी नेवी का ही क्वेश्चन है। इसकी कक्षा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर होती है, तो बात सही है। कोई भी कृत्रिम उपग्रह होगा तो पृथ्वी से उस पृथ्वी कोई भी मतलब उपग्रह होगा तो उसकी कक्षा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ही होगा। ठीक है, इसकी कक्षा का केंद्र पृथ्वी का केंद्र, तो यही बात सही है। इसकी गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब आप लोग को पता होगा जो हमारी पृथ्वी होती है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और हमें जब पृथ्वी पर कहीं भी सैटेलाइट लगाना होता है तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हम एक सैटेलाइट भेजते हैं जो पृथ्वी के ही समान, पृथ्वी के कच्ची वेग के समान ही वो भी उसका भी मतलब वेग होता है, और वो भी पृथ्वी के समान ही जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे भी वो भी घूमता है, यानी कि वो भी एंटी क्लॉकवाइज भी ही घूमता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों के गति नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका तो आप सबको पता होगा केप्लर ने किया था। देखिए ये लोको पायलट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है, यह अनुक्रमानुपाती हो। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो पलायन वेग होता है जिसे बीई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है √2g इंटू आर ई के बराबर होता है, जिसमें द्रव्यमान कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि हम इसे कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। तो जो यम के पावर किसी भी संख्या पर यदि घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि इस वाले इक्वेशन में हम v इक्वल टू √2g यम की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम की पावर 0। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज़ बता दें और हम आप लोग को, कक्षी वेग क्या होता है? कक्षी वेग जो v0 होता है ना, v0 इक्वल टू √g इंटू आर ई के बराबर, यानी कि ये भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में v तथा v0 में संबंध बताइए, तो हमारा जो v होता है ना वो √2 v0 के बराबर होता है, यानी कि किसी भी उपग्रह की कक्षी वेग को 0.941% यदि बढ़ा दिया जाए तो वह पृथ्वी के वायुमंडल से यानी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से यह पलायित हो जाएगी, यानी कि उसका पलायन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक मिनट पूरा क्वेश्चन आ जाए इसमें। देखिए, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जबकि पृथ्वी पर है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा सूर्य से अधिक निकट है। चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। देखिए जो हमारा पलायन वेग होता है वी इक्वल टू क्या होता है जी इंटू आर ई के बराबर होता है √। इसमें वायुमंडल का तो कोई रोल है नहीं, इनकी ये वाला कट हो गया। इसमें सूर्य की तो कोई रोल है नहीं तो वो भी कट हो गया। द्रव्यमान का कोई रोल है नहीं तो वो भी कट गया, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचा। चंद्रमा की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होने की वजह से वहाँ पर पलायन वेग का वैल्यू कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है? आप लोग को सबको पता होगा स्मॉल वैल्यू की जो स्मॉल जी की वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए कई जगहों पे चेंज होता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर गति करता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ लगातार कम होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ लगातार वृद्धि होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ पहले भार कम होगा फिर बढ़ेगा।
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ भार पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ पहले भार कम होगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आप लोग को होमवर्क रूप में देते हैं, क्योंकि हमने आप लोग को गति में बहुत अच्छे से ग्राफ बताया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप गति का जो फिजिक्स का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसमें मोशन का जो चैप्टर है उसमें आप देख लिए ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से बताया, कई ग्राफ बताए उसमें। आप इसका एनालिसिस कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपको बस इतना बता देते हैं कि हमारा जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और एक बात, आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।